मैं सोने जा रहा हूँ। कल सुबह अगर तुम्हें श्रीनगर में भारतीय सैनिक विमानों की आवाज़ सुनाई ना दे तो मुझे नींद में ही गोली मार देना। यह बात आज से ठीक 72 साल पहले 26 अक्टूबर 1947 की रात को जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने अपने अंगरक्षक कप्तान दीवान सिंह से कही थी। इससे कुछ देर पहले ही इन्होंने कश्मीर के भारत में विलय का फैसला लिया था और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंशन में साइन कर दिए थे। कश्मीर अब भारत का हिस्सा बन चुका था, लेकिन फिर भी महाराजा हरि सिंह चिंतित क्यों थे? क्या परिस्थितियाँ थी जिनके चलते महाराजा हरि सिंह अपनी आज़ाद रहने की जिद को छोड़कर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंशन पर साइन करने के लिए तैयार हो गए थे? 27 अक्टूबर 1947 को जब भारत ने कश्मीर के साथ हुए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंशन को स्वीकार कर लिया था, तो क्यों कश्मीर आज भी एक विवाद बना हुआ है? क्या भारत ने कश्मीर के साथ कोई विशेष इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंशन साइन किया था क्योंकि अन्य रियासतों के साथ हुए समझौते से अलग था? इन तमाम सवालों के जवाब समझने के लिए ज़रूरी है कि पहले कश्मीर के इतिहास और भूगोल को संक्षेप से समझ लिया जाए। जम्मू कश्मीर मुख्यतः 5 भागों में विभाजित था: जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट और बल्टिस्तान। इन सभी इलाकों को एक सूत्र में बांधकर एक राज्य बनाने का श्रेय डोगरा राजपूत को जाता है। जम्मू के डोगरा शासकों ने 1830 के दशक में लद्दाख पर फतह हासिल की और 40 के दशक में उन्होंने अंग्रेज़ों से कश्मीर घाटी हासिल कर ली और सदी के अंत तक वे गिलगिट तक कब्जा कर चुके थे। इस तरह कश्मीर एक विशाल राज्य बन गया जिसकी सीमाएं अफ़गानिस्तान, चीन और तिब्बत को छूती थीं। जिस वक्त भारत आज़ाद हुआ उस वक्त हरि सिंह कश्मीर के राजा हुआ करते थे। उन्होंने 1925 में राजगद्दी संभाली थी। यह वह दौर भी था जब कश्मीर में राजशाही के खिलाफ आवाज़ उठने लगी थी और इन आवाज़ों के सबसे बड़े प्रतिनिधि थे शेख अब्दुल्ला। 1905 में जन्मे शेख अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट थे, लेकिन तमाम शैक्षणिक योग्यताओं के बावजूद उन्हें कश्मीर में सरकारी नौकरी नहीं मिल सकी क्योंकि यहाँ के प्रशासन में हिंदुओं को बोलबाला था। मुस्लिमों के साथ हो रहे इस भेदभाव के खिलाफ शेख अब्दुल्ला ने आवाज़ उठाना शुरू किया। धीरे धीरे वह राजा हरि सिंह के सबसे बड़े दुश्मन बन गए। आकर्षक व्यक्तित्व और प्रभावशाली वक्ता होने के चलते ही शेख अब्दुल्ला घाटी में बेहद लोकप्रिय हो गए। साल 1932 में उन्होंने ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का गठन किया। कुछ साल बाद इसी संगठन का नाम बदलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस कर दिया गया। इसमें सभी धर्मों के लोग शामिल थे और इसकी मुख्य मांग थी राज्य में जनता के प्रतिनिधि वाली सरकार का गठन हो, जिसका चुनाव मताधिकार के जरिए किया जाए। 1940 आते आते शेख घाटी के सबसे लोकप्रिय नेता बन चुके थे। जवाहरलाल नेहरू के काफ़ी करीब आ गए थे। 1940 का दशक जब ढलान पर था और यह साफ हो गया कि अंग्रेज अब भारत छोड़ने ही वाले हैं, महाराजा हरि सिंह के प्रधानमंत्री रामचंद्र काक ने उन्हें कश्मीर की आज़ादी के बारे में विचार करने को कहा। कांग्रेस से नफरत के चलते महाराजा हरि सिंह भारत में विलय नहीं चाहते थे और पाकिस्तान में विलय का मतलब था उनके हिंदू राजवंश पर पूर्ण विराम लग जाना। लिहाजा वो कश्मीर को एक आज़ाद मुल्क बनाए रखना चाहते थे। 15 अगस्त से पहले पहले लॉर्ड माउंटबेटन ही नहीं बल्कि खुद महात्मा गांधी भी कश्मीर गए और महाराजा हरि सिंह को भारत में विलय के लिए राजी करने को कहा, लेकिन ये सभी प्रयास निरर्थक रहे। 15 अगस्त को देश आज़ाद हो गया। कश्मीर अब भी न भारत के साथ था और न ही पाकिस्तान के साथ। उसने दोनों देशों के साथ यथास्थिति समझौता करने की पेशकश की। पाकिस्तान ने यह समझौता कर लिया, लेकिन भारत ने फ़िलहाल इंतज़ार करना ही मुनासिब समझा। इस दौर की एक बेहद दिलचस्प जानकारी रामचंद्र गुहा की चर्चित किताब इंडिया आफ्टर गांधी में मिलती है। इस जानकारी के अनुसार इस वक्त तक पंडित नेहरू तो कश्मीर का भारत में विलय चाहते थे, लेकिन सरदार पटेल यह संकेत दे रहे थे कि उन्हें कश्मीर के पाकिस्तान में मिल जाने से कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि 13 सितंबर के बाद उनका यह रुख बदल गया जब पाकिस्तान ने जूनागढ़ के खुद को विलय को स्वीकार कर लिया। अगर जिन्ना एक हिंदू बहुमूल्य मुस्लिम शासित राज्य को पाकिस्तान में मिला सकते थे, तो सरदार एक बहुमूल्य मुस्लिम हिंदू शासित राज्य को भारत में मिलाने की दिलचस्पी क्यों नहीं दिखानी चाहिए थी? 27 सितंबर को नेहरू ने सरदार पटेल को एक अहम पत्र लिखा। उन्हें खबर मिली कि पाकिस्तान कश्मीर में घुसपैठियों को भेजकर हमला करवा रहा है और महाराज का प्रशासन इस हमले को झेल पाने में सक्षम नहीं था। लिहाजा उन्होंने लिखा कि महाराज
को तुरंत ही शेख अब्दुल्ला को जेल से रिहा कर देना चाहिए और नेशनल कॉन्फ्रेंस से दोस्ती कर लेनी चाहिए ताकि पाकिस्तान के खिलाफ जन समर्थन बनाया जा सके और कश्मीर के भारत में विलय का रास्ता साफ हो सके। इसके 2 दिन बाद ही शेख अब्दुल्ला को जेल से रिहा कर दिया गया। महाराजा हरि सिंह अब भी आज़ाद कश्मीर का सपना पाले हुए थे। 12 अक्टूबर को उनके उप प्रधानमंत्री ने दिल्ली में कहा कि हमारा भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ हमारी राय बदल सकती है और वो है कि अगर दोनों देशों में से कोई हमारे खिलाफ सख्ती का इस्तेमाल करता है तो हम अपनी राय पर पुनर्विचार करेंगे। महाराजा ने मुझे कहा है कि उनकी महत्वाकांक्षा कश्मीर को पूर्व का स्विट्जरलैंड बनाने की है और एक ऐसा मुल्क जो बिल्कुल निरपेक्ष होगा। किसी देश द्वारा शक्ति प्रदर्शन की जो बात उप प्रधानमंत्री ने कही थी वह 2 हफ्तों के भीतर ही हकीकत में बदल गई। 22 अक्टूबर को हज़ारों हथियारबंद लोग कश्मीर में दाखिल हो गए और तेज़ी से राजधानी श्रीनगर की तरफ बढ़ने लगे। इन्हें कबायली हमलावर कहा जाता था। यह खुला रहस्य है कि इन्हें पाकिस्तान का समर्थन मिला हुआ था। कश्मीर के कुछ इलाकों में राजा के शासन के प्रति पहले से ही काफ़ी असंतोष था, लिहाजा इस इलाके के कई लोग उनके साथ मिल गए। 24 अक्टूबर को जब ये लोग बारामूला की राह पर थे तो महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार से सैन्य मदद मांगी। अगली ही सुबह बीपी मेनन को हालत का जायजा लेने दिल्ली से कश्मीर रवाना कर दिया गया। मेनन सरदार पटेल के नेतृत्व वाले राज्यों के मंत्रालय के सचिव थे। वे जब महाराजा से श्रीनगर में मिले तब तक हमलावर बारामूला पहुंच चुके थे। ऐसे में उन्होंने महाराजा को तुरंत जम्मू रवाना होने को कहा और खुद कश्मीर के प्रधानमंत्री मेहरचंद महाजन को साथ लेकर दिल्ली लौट आए। अब स्थिति ऐसी बन चुकी थी कि कश्मीर की राजधानी पर कभी भी हमलावरों का कब्जा हो सकता था। महाराजा हरि सिंह भारत से मदद की उम्मीद लगाए बैठे थे। ऐसे में लॉर्ड माउंटबेटन ने एक सलाह दी कि कश्मीर में भारतीय फौजों को भेजने से पहले हरि सिंह से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंशन पर साइन करवा लिया जाए। मेनन को एक बार फिर से जम्मू रवाना होने के लिए 26 अक्टूबर को मेनन ने महाराजा हरि सिंह से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंशन पर हस्ताक्षर करवाए। इसे लेकर वो तुरंत ही दिल्ली वापस लौट गए। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही भारतीय फौज कश्मीर के लिए रवाना हो गई। इसी दिन 28 विमान भी कश्मीर के लिए रवाना हुए। अगले कुछ दिन में सैकड़ों बार विमानों को दिल्ली से कश्मीर भेजा गया और कुछ ही दिनों में पाकिस्तान समर्थित काबियाली हमलावरों और विद्रोहियों को खदेड़ दिया गया। इसी के साथ ही कश्मीर पर भारत का औपचारिक, व्यवहारिक और आधिकारिक कब्जा हो गया, लेकिन कुछ चीज़ें अब भी अनसुलझी थीं। ये अनसुलझी चीज़ें इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंशन नहीं बल्कि वे औपचारिकताएं थीं जो अन्य रियासतों में पूरी की जा चुकी थी लेकिन कश्मीर में अधूरी रह गई थीं। ये जानकारी कई लोगों को हैरान कर सकती है कि भारत ने कश्मीर के राजा हरि सिंह के साथ जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंशन साइन किया था वह वैसा ही था जैसा मसूर, टिहरी और गढ़वाल या किसी भी अन्य रियासत के साथ साइन किया गया था। लेकिन जहां बाकी रियासतों के साथ बाद में इंस्ट्रूमेंट ऑफ मर्जर साइन किए गए, वहीं कश्मीर के साथ भारत के संबंध उलझते चले गए। इन संबंधों के उलझने की एक बड़ी वजह थी कश्मीर में जनमत संग्रह का वादा, जिसकी पेशकश लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी और जिसे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बाकायदा ऑल इंडिया रेडियो में घोषित कर दिया था।